नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। शीत सत्र में बिहार से लेकर केंद्र तक विपक्ष के विरोध की आंच महसूस कराने की भरपूर कोशिश हुई। चाहे वक्फ का मुद्दा हो, बागी विधायकों के बैठने की जगह को लेकर या फिर स्मार्ट मीटर पर विपक्ष का उबाल, लेकिन इन सब के बीच सरकार ने विरोध के स्वर को अनसुना किया तो विपक्ष ने वेल में उतरकर विरोध से लेकर सीएम की कुर्सी तक अपनी पहुंच दिखाने का प्रयास किया। लेकिन सत्ता पक्ष भी पीछे हटने वाला नहीं था। विरोधी विधायक को मार्शल आउट करने के अलावा वक्फ को लेकर सुलग रही चिंगारी पर पानी डाल दी गई तो स्मार्ट मीटर पर विपक्ष को आईना दिखाया गया। इन सब के साथ ही सरकार ने 5 दिनों के सत्र में 5 विधेयक पारित तो करा लिए। अब शीत सत्र में सुलगती सियासत का फलाफल क्या रहा, ये सवाल तो पूछेंगे और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनीष पांडे जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए हेमराज राम जी जुड़े हुए हैं और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी जुड़े हुए हैं। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां तो जरूर गिनाएगा, लेकिन पहले विपक्ष से जान लेते हैं कि इस सत्र को वो कितना जनहित के हिसाब से लाभदायक देखते हैं। सरकार की क्या कार्य की भूमिका है, किस तरह से उसे देखेंगे? जी, ये सवाल मुझसे है। जी आरजू जी, देखिए, सत्ता पक्ष के बारे में क्या क्या है। डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार चलती है, लेकिन पता क्या चलता है, 125 लाख करोड़ के पैकेज मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी बिहार पहले स्थान पे, पता चलता है पलायन के नंबर पे पहले स्थान पे सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय के इनके 18 से 20 सालों के कार्यकाल के बाद भी पता चलता है कि बिहार प्रदेशवासी एक ऐसा प्रदेश है जहां पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी की कम आमदनी है तो वो बिहार प्रदेशवासियों की है। तो इनको आईना दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। और रही बात, आपने जो कहा कि सीट शेयरिंग, सीट को लेके बैठने की बात थी, कल हमने वो चीज दिखाया, अनुशासन में वो चीजें हमने सचेत किया और आज आपने उसका रिजल्ट देखा कि चेतन आनंद आके फिर अपने पुरानी जगह पे आके बैठ गए। तो ये हम बताना चाहते थे और स्पष्ट दिखाना चाहते थे कि जो बागी विधायक थे उनकी जगह, उनके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो उनकी जगह सुनिश्चित करें। और वही हुआ। अगर हम चीज नहीं करते, अगर उनको हम नहीं चेताते, तो शायद सत्ता में बैठे हुए जो आंखें बंद करके दिन और रात बैठते हैं, बिहार की बातों को अनसुना करते हैं, वो शायद हमारी आवाज को भी दबाने का काम कर रहे थे। इसलिए वो काम किया गया और देखिए आज चेतन आनंद अपनी जगह पे है। और ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार सिर्फ कहने के लिए है। ये सारे पैकेज कहाँ चले जाते हैं? हंगर इंडेक्स में बिहार सबसे पिछड़ा क्यों है? आज तक जो यूनिवर्सिटीज, जो हमने 7 यूनिवर्सिटीज दिए थे, उनकी बुरी स्थिति क्यों है? शराब बंद तो जरूर है सरकार के अंदर, लेकिन पता चलता है कि 2.5 से 3 लाख लोग एससी एसटी वर्ग के बच्चे, नौजवान 500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी के लिए वो जेल की सलाखों के पीछे है। तो इनके बारे में क्या बात करना है? ये 18 सालों से इन्होंने किया, जो भी किया महागठबंधन की सरकार ने किया, वो एकदम ओपन किया। शराबबंदी हो, जातीय जनगणना हो, आरक्षण का दायरा हो, या फिर मेडल लॉ और नौकरी पाओ का मामला हो, ये सारी चीजें तो जो है ऐतिहासिक चीजें तो महागठबंधन की सरकार में हुई। बचा क्या 18 सालों के शासनकाल में? झुनझुना। चलिए, तो 5 दिन में 18 साल का हिसाब लिया गया। चलिए, हम एक एक करके सत्ता पक्ष के प्रतिनिधियों से भी जवाब ले लेते हैं कि वो इस सत्र को कितना लाभदायक और जनहित के कार्यों के निष्पादन को लेकर कितना फलाफल वाला ये सत्र मानते हैं। मनीष जी, आपसे। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा आरजू भाई को, राजद के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। जितना प्रचार, जितना प्रसार, जितना सरकार के विरोध में बोलना था वो बोले। पैनल में दर्शक आपके सुन रहे होंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अफसोस ये इस बात का है कि काश जितना सवाल खड़ा यहाँ पर आरजू भाई करते हैं, इतना सवाल अगर सदन के अंदर में राजद के नेता, राजद के विधायक किए होते तो मुझे लगता है कि कुछ जो सत्र चलाने की जो सार्थकता होती है वह सार्थकता पूरी होती। लेकिन मैं तो यह देखता हूं कि मैं लगातार देख रहा हूं कि जितना सवाल दीपक भाई सत्ता पक्ष के विधायक पूछ रहे हैं सरकार से अपनी समस्याओं की, क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित जी, विपक्ष के विधायक तो पूरी तरीके से सवाल पूछने में नदारत दिखे। तो स्थिति ऐसी है
कि जब बिहार संकट में होता है तो यहाँ का जो विपक्ष है और विपक्ष के नेता बिहार से बाहर होते हैं, और जब सदन चल रहा होता है तो सदन के बाहर ये जो विषय मुद्दा टीवी चैनल पर उठा रहे हैं, ये मुद्दे एक तो कई ऐसे मुद्दे थे जो बिहार के उस सदन के लिए अनुकूल नहीं थे, लेकिन चूंकि इनको राजनीति वक्फ का मामला था, उसके लिए ऑलरेडी काम चल रहा है, लेकिन वक्त सदन का जातीय जनगणना भी था और रिजर्वेशन भी था। अरे भाई अब तो आपने कह दिया है तो आप थोड़ा सा सुन लीजिए, धैर्य रखे भाई। जातीय गणना ये राजनीति आपको सूट करती है ना, राजद को ये राजनीति सूट करती है जातीय गणना का, जबकि बिहार के लोग जानते हैं कि वह प्रस्ताव एनडीए की सरकार में आया था। आरक्षण की बात थी तो आरक्षण का ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हुआ था 65 प्रतिशत के समय। मुझे पता है कि आपने अपनी बातें रख ली है, अब आप सुनने का धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, झूठ बोल सकते हैं, धैर्य रखिए, जंगल राज मत बनने दीजिए स्टूडियो को। मैंने इसीलिए कहा कि आरजू जी एक बार और इतने कम समय में, आरजू जी एक बार पूरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर इस पर। इतने कम समय में, इतने कम दिनों में सरकार ने जो महत्वपूर्ण बिल लाए हैं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर विपक्ष का सहयोग मिला होता तो यह जो सत्र था, यह सत्र और ज्यादा जो है सो वह बिहार के विकास में कम से कम सहयोगी बना होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष जो है उन मुद्दों का को लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, और 4 विधानसभा क्षेत्रों में जो इनकी बुरी तरह हार हुई है, उस हार से अपना मुंह छिपाने के लिए ये मुद्दों से भटकाते रहे, प्रत्येक दिन कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाते रहे ताकि वो हार की चर्चा नहीं हो पाए और इनकी प्रतिष्ठा बची रहे। चलिए हम हेमराज जी से भी जान लेते हैं, आते हैं आरजू जी एक प्रतिक्रिया हेमराज जी की भी शुरुआती ले लेते हैं, उनसे भी ये जान लेते हैं। एक तो विपक्ष की भूमिका और विपक्ष की सकारात्मक भूमिका यही होती है कि सरकार की खामियों को उजागर करना, और आरजू जी का दावा है कि वो आरजेडी खेमा या INDI अलायंस खेमे ने भरपूर तरीके से किया है, पूरे दमखम के साथ किया है। तो वो कितना कारगर रहा है सरकार को आईना दिखाने में, सरकार की खामियों को उजागर करने में, और सरकार अपना काम करने में, जो जनहित से जुड़े कार्य हैं उसके निष्पादन में कितना कामयाब रहे इन 5 दिनों के शीत सत्र में? हेमराज जी, 5 दिनों के शीत सत्र के दौरान सदन में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, और सबसे बड़ी बात है कि 5 दिनों के अंदर 4 दिनों में तो सब कुछ ठीक ठाक चला, 5वें दिन एक अप्रिय घटना घटती है, और एक दुखद घटना है जिससे सदन की गरिमा हताहत होती है कि भाई वीरेंद्र जैसे लोग किस तरह से अपनी मर्यादा और होशो हवास खो देते हैं, और सदन में जो उन्होंने किया निश्चित रूप से ये शर्मसार करने वाली बात है। ऐसी दुखद घटना नहीं होनी चाहिए जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचे। और बात रही 4 दिनों के अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चला, जो प्रश्न आए उसमें से ज़्यादातर प्रश्नों के जवाब भी मिले, और 5 विधेयक पास हुए, जो महत्वपूर्ण विधेयक थे 5 विधेयक पास हुए जो जनहित में था। लेकिन एक बात, जो विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए थी, विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए? विपक्ष तो आज अपनी भूमिका से दूर चले गए हैं, उनको नहीं लगता कि विपक्ष की क्या भूमिका होती है सदन में। वो सिर्फ यही समझते हैं कि सरकार जितना काम करे सबका विरोध करे, और जो जनहित में जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, जो जनता के फायदे की बात है, जो राज्य के विकास से जुड़ा हुआ है, जनता के विकास से जुड़ा हुआ है, ऐसे मुद्दे आते हैं और ये बीच में अड़ंगा लगाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इनकी मंशा नहीं है कि हम जनता से जुड़े हुए सवालों का समाधान हो, तो हम उसमें व्यवधान पैदा करें। आ रहे हैं आपके पास ही आ रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि जो 4 दिनों के दौरान हम उन तमाम सदस्यों को हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कि सभी सदस्यों ने सदन की गरिमा को ध्यान में रखा, लेकिन 5वें दिन जो हुआ उससे सदन की गरिमा हताहत हुई है। और सरकार ये संकल्पित है, ये एनडीए की सरकार, सुशासन की सरकार संकल्पित है, चाहे जो कुछ भी हो जाए हम जन सरकार के मुद्दों को दबने नहीं देंगे, उस पर लगातार काम करते रहेंगे। विपक्ष का भी तो यही दावा है ना जी। आरजू जी ने जो सवाल खड़ा किया और ये
बोल रहे थे आ रहे हैं आरजू जी। कि 18 साल के अंदर कुछ हुआ ही नहीं। अरे 18 साल नहीं, अब 19 साल बीत रहे हैं और 19 साल के अंदर कहां बिहार था और आज कहां बिहार पहुंचा हुआ है। आज ये पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं, पूरे देश दुनिया के लोग जान रहे हैं। नीतीश कुमार को ग्लोबल थिंकर मानते हैं, विकास पुरुष कहते हैं और नीतीश कुमार जी बात बनाने में विश्वास नहीं करते, वो काम करके दिखाते हैं और काम के वजह से ही नीतीश कुमार जी की पहचान है। और आज आरजू जी चूंकि वो अपनी पार्टी का पक्ष रह रहे हैं, उनकी जो आदत है उस आदत से बाज नहीं आने वाले हैं। ये सिर्फ चाहे वो चैनल में डिबेट का मामला हो या सदन में बात हो, ये सिर्फ हल्ला मचाएंगे, असली मुद्दों को सामने आने नहीं देंगे। जनता को ये गुमराह करने की जो हेमराज जी, तो विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा था उसे मुद्दा नहीं माना जाएगा क्या? विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए उसे मुद्दा आप नहीं मानेंगे क्या? आप कह रहे हैं असली मुद्दा और नकली मुद्दा? तमाम मुद्दे आते हैं जो जन सरकार से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, उन तमाम मुद्दों को सरकार बड़ी गंभीरता से लेती है और यही कारण है कि बहुत सारे प्रश्न आए और लगभग प्रश्नों के उत्तर दिए गए और उसके समाधान के दिशा में काम हो रहे हैं। चलिए, हम जानना चाहेंगे कि कितना काम हुआ है और विपक्ष कैसे देखता है। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं, आरजू जी के पास चलते हैं। आरजू जी, विपक्ष सिर्फ शोर शराबा करने में विश्वास रखता है और ये सरकार को मुद्दों से अवगत कराने के लिए नहीं, सरकार के काम में व्यवधान डालने के लिए सत्ता पक्ष का ये आरोप। जवाब दीजिए और अपनी बात रखिए। मैं इनके सारे आरोपों का मैं जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने शर्मसार करने का काम किया सदन को। सदन तब शर्मसार होती है जब पता चलता है कि विधानसभा के बाहर शराब की बोतियां में बोतलें मिलती हैं। तो शर्मसार तब होना चाहिए कि आपने किस तरीके से शराबबंदी कानून को लागू किया है। तो शर्म उस पे आनी चाहिए और शर्म उस पे भी आनी चाहिए कि जिस तरह से दो पता चलता है कि दो मजबूत डिप्टी सीएम बैठते हैं और सदन के अंदर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने अपने कार्यकाल में कहां आरक्षण दिया था। तो मैं उनको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि डिप्टी सीएम साहब, आप सुनिए, सदन में आपने झूठ बोला था, उसका जवाब लीजिए कि कर्पूरी ठाकुर 12%, उसके बाद जब लालू जी आए तो उसको बढ़ा के 14% किए और उसके बाद जब राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री बनी बिहार प्रदेश की तो उसको बढ़ा के 18% की और फिर जब महागठबंधन की सरकार आई तो उसको बढ़ा के 65% किया गया। और मैं पूछना चाहूंगा जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भाई से कि इतना पैसा लगने के बाद, करोड़ों पैसे लगे जातीय जनगणना कराने के बाद, आप बताइए बिहार गरीब प्रदेश का पैसा आपने जातीय जनगणना पे लगाया और हम लोग कहते थे मिलके कि 65% आरक्षण को नीतीश कुमार जी भी कहते थे हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव नेताजी से कि इसको हम लोग शेड्यूल 9 में डालने का काम करेंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इसके साथ छेड़छाड़ करेगी और वही काम होगा आरक्षण के साथ। और दूसरी बात, हम लोगों ने बात उठाई स्मार्ट मीटर की। स्मार्ट मीटर की बात इसलिए उठाई कि पूरे देश में जितने स्मार्ट मीटर नहीं लगे, ये बिहार सबसे गरीब राज्य है, यहाँ 53 लाख स्मार्ट मीटर आपने लगा दिए और जो बिजली की यूनिट जो दर है वो भी पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी है। तो आप ये बताइए कि आप किसके दबाव में कर रहे हैं। तीसरा, हमने वक्फ बोर्ड का मामला उठाया। वक्फ बोर्ड पे आप तो पीछे से भाग रहे थे ना, आप अकलियतों के हितैषी बन रहे थे, लेकिन आप जब से भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गए, आप स्वीकार करिए कि आप जो है उनकी जली हुई हड़पने के लिए वक्फ बोर्ड पे ललन सिंह के साथ संसद में आपने जहरीले बोल बुलवाए। और चौथी बात, फिर से हम कहेंगे, शराबबंदी हमारे वक्त में हुआ था लेकिन आपने उस पैटर्न को अच्छे तरीके से नहीं लागू किया। तो आपको शर्म इसलिए आनी चाहिए कि बिहार वासियों की हजारों लोगों की, सैकड़ों लोगों की जहरीली शराब पीने से आंख की रोशनियां चली गई और हजारों लोग मौत के काल में समा। चलिए, एक एक करके जवाब ले लेते हैं इन आरोपों का जो सत्ता पक्ष पर। जी आरजू जी। और 2.5 से 3 लाख SC/ST वर्ग के बच्चे आपके गलत नीति शराबबंदी की वजह से जेल के सलाखों के पीछे हैं और ये अगर हमारा आवाज उठाना गलत है तो फिर आपको मुबारक ऐसी सत्ता। चलिए, जवाब ले लेते हैं। हेमराज जी, पहले आपसे। अभी आरजू जी का सुना मैंने, उन्होंने कहा कि SC/ST के सवाल पर उन्होंने कहा कि युवकों को जो है अंधकार में रखा गया। अरे मैं उनको याद दिला देना चाहता हूँ कि लालू जी के शासन में, राबड़ी जी के शासन में दलितों की छात्रवृत्ति बंद करके रखा गया था। और मैं उनको बता देना चाहता हूँ
कि 5-6 में सुन लेते हैं आरजू जी, सुन लेते हैं। 4-5 में 4-5 में आप कितना बजट रखते थे अनुसूचित जाति कल्याण के लिए? मात्र 40 लाख रुपए, मात्र 40.48 लाख सुन लेते हैं ना आरजू जी। और आज ये ठीक नहीं, एक बार सुन लेते SC/ST के बजट में 2120 करोड़ रुपए हैं। आपने बजट में भी बड़ा बेईमानी किया, उसके बाद आप बजट का खेल क्या खेल रहे थे? एक रास्ते से पैसा जा रहा है, दूसरे रास्ते से उसको दूसरे विभाग में कन्वर्ट कर देते थे। SC/ST को उसका फायदा नहीं मिलता था। और आप बात कर रहे हैं नरसंहार होते थे, उसमें कौन लोग मारे जाते थे? नरसंहार में दलित लोग मारे जाते थे ज्यादातर। और आज नरसंहार नहीं होते हैं। आपके राज्य में सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे। आज के शासन काल में 2005 के बाद सांप्रदायिक दंगे नहीं होते हैं। आपने हमेशा विवाद खड़ा किया, मुसलमानों को डराया, RSS और भाजपा का डर दिखा करके उसका वोट को लेते रहे, धोखे में डाल करके वोट लेते रहे। और नीतीश कुमार जी आते हैं सत्ता में, एनडीए की सरकार बनती है तो 8,500 कब्रिस्तानों की घेराबंदी होती है। और आपने जो कामेश्वर यादव को बचाने का काम किया, भागलपुर दंगे के आरोपी, आरजू जी उसको भागलपुर दंगे की जांच के लिए आयोग गठन होता है और उसके आरोपी कामेश्वर यादव पर मुकदमा चलता है, उसको सजा मुकर्रर होती है। और भागलपुर दंगे के जो प्रभावित लोग थे, जिनके घर के लोग मारे गए थे, आरजू जी आपकी बात पूरी सुनी गई ना, 1 मिनट में आते हैं, 1 मिनट में आते हैं। जो बेघर हो गए थे उनको पुनः बसाने का काम किया गया था। हेमराज जी क्या किया? चलिए, अब तक जो हुआ वो ठीक है, लेकिन अभी जो शिकायत हो रही है कि स्मार्ट मीटर एक बड़ा घोटाला है, उसका आरोप लग रहा है। न सरकार ने उस पर जवाब दिया, न आप उस पर कुछ कह रहे हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आरजेडी के जो लोग हल्ला उठा रहे हैं स्मार्ट मीटर को लेकर, तो अगर स्मार्ट मीटर इतना ज्यादा खराब इनको लगता है तो क्या ये अपने अपने घरों से स्मार्ट मीटर हटवा लिए हैं? बिहार की मजबूरी है ना, अधिकारी कार्रवाई कर देंगे। अब उसका विरोध कीजिए। आप अपने घर में जला रहे हैं, अच्छा लग रहा है, और जनता को भड़का रहे हैं कि खराब बात है, स्मार्ट मीटर में बिल ज्यादा आ रहा है। आप जनता को गुमराह करना बंद करिए। चलिए, जनता को गुमराह कर रही है विपक्ष। अगर सरकार सही तरह से मुद्दों का जवाब दे तो जनता गुमराह क्यों हो। हम मनीष जी से जान लेते हैं। मनीष जी, कई गंभीर आरोप लगाए हैं और वक्फ का जो मुद्दा है, हालांकि सरकार कहें या स्पीकर ने खुद कह दिया कि जेपीसी में जाइए, जो कहना है वहां कहिए, ये बिहार का विषय नहीं है, तो इस पर कोई चर्चा नहीं है। तो जब कोई चर्चा नहीं हो सकती है, बिहार के विधानसभा का ये विषय नहीं है, तो फिर क्या वजह रही कि विपक्ष इस मुद्दों को लेकर 2 दिन तक शोर शराबा करता रहा? क्या लगता है? मैंने इसीलिए अपने शुरुआती वक्तव्य में यह बात कहा कि अभी हाल में चुनाव हुए हैं 4 विधानसभाओं के। भाई, ये बात जो आरजू भाई अभी बैठ के यहाँ कह रहे हैं, ये वहाँ की जनता को, रामगढ़ की जनता को, तरारी की जनता को, बेलागंज की जनता को ये नहीं समझा पाए। झारखंड की जनता को, झारखंड की भी जनता को संबोधित करिए। चलिए, अब बोलिए। उत्साहित हैं अभी, जीत अभी का है। मतलब वो 4 सीटें भूल गए हैं, वो 4 सीटें जो जीते हैं वो, मतलब कि कहा जाता है कि भाई इलेक्शन में ऐसा ही होता है, भाई इलेक्शन में ऐसा ही होता है। मतलब कि आपको हटाने वाले तो आरजू भाई ये बीच में डिस्टर्ब कीजिएगा तो बड़ा दिक्कत है भाई। ये कव्वाली करने हम लोग नहीं बैठे हैं आरजू भाई, कव्वाली करने नहीं बैठे हैं। इसका मतलब आपके वक्तव्य से यह स्पष्ट हो गया कि 2025 का चुनाव आप बिहार में नहीं लड़ने वाले हैं, क्योंकि झारखंड में तो आप लड़ ही लिए हैं, 4 सीट वहां पर आपको आ ही गया है। यही आप कहना चाहते हैं ना? अरे भाई, आपके, अरे सुन लीजिए, सुनिए ना, सुन लीजिए, उसका आप जवाब दीजिएगा। सुनिए, ऐसा है, मैं ये कहना चाहता था कि आपने जो भी मुद्दे उठाए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता को आप नहीं समझा पाए। इसलिए नहीं समझा पाए कि जनता को पता है कि 65% आरक्षण की बात अगर आई थी, जातीय गणना हुआ था, सरकार किसकी थी, किसके सरकार में प्रस्ताव गया था, वह एक प्रोसेस था जो पूरा हुआ। बीच में आप भी सरकार में थे। अरे फिर बीच में टोका टोकी अच्छा नहीं लगता अर्जू भाई। आप बहुत बड़े विद्वान है, ठीक है, लेकिन हमको भी तो सुनिए। ऐसे कैसे होगा? आप भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, ऐसे नहीं होता ना। सुनिए भाई, हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता को पता है कि कोर्ट में मामला है, और कोर्ट जब फैसला आएगा तब वो 9वीं अनुसूची और दिस दैट में, जिसका आप न, मतलब एक कहावत है ना कि मांगो ऐसा जो मिल भी नहीं करे।
तो डिमांड ऐसा करो जो कि कोर्ट में है, वो आपको आएगा नहीं। और आपको चूंकि वही वक्फ बोर्ड की जब जेपीसी में मामला है, आप क्यों सदन का समय वेस्ट किया उसको उस पर विरोध करके? आप जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है आरक्षण वाला, आप यहां पर सदन का समय वेस्ट किए। आप उस समय में सरकार से पूछ सकते थे कि हाँ आपने कितनी नौकरियां दी, लेकिन आप यह सवाल इसलिए नहीं पूछेंगे कि आपको पता है कि यहाँ पर बिहार में नौकरियों की भरमार है। लगातार नीतीश जी की सरकार में, एनडीए की सरकार में लोगों को नौकरी मिल रहा है। आप तो वाहवाही लूटने के चक्कर में थे कि हमारे सरकार समय में नौकरी मिला, लेकिन उससे 3 चलिए, गुना नौकरी ज्यादा की बात नौकरी उठा आप दी, चुका दुखते है। रग को छू दिया है मनीष जी। मुद्दे तो आपके एक पास थे नहीं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं था कि आप सरकार को घेरिए, इसलिए आपने मुद्दे बनाए। आ रहे हैं आरजू जी, बिल्कुल आपके पास आ रहे हैं। आपने सदन का समय बर्बाद किया। अगर आप उसको सार्थक रूप से लगाए होते तो मुझे लगता है कि बिहार के तो विकास शीत के लिए सत्र आप की कुछ और न कुछ उपयोगिता करें, दिखती है और सुझाव विपक्ष सरकार की को भूमिका भी जरूर देखने को मिलती है। चलिए आरजू जी, चलते चलते आपकी प्रतिक्रिया, चूंकि स्वाभाविक सी बात है, जब नियुक्तियों की बात होगी तो आपको बोलना बनता है, बोलिए। मैं नियुक्ति पे दूसरी बार बोलूंगा, पहले इनके सवालों का जवाब नहीं, दूंगा। वो संक्षेप करेगा। में सुन लेते हैं, समय कम है। वो सूट नहीं करेगा। अरे 5 दिन में जो घटना घटी उसी पर हम लोग डिबेट में बैठे हुए हैं, और आप जो है 5 साल पुरानी बातों को उठा रहे हैं। ले लीजिए, लेकिन आरक्षण के बारे में सही बात बताइए। लेकिन ये भाग गए और ये नौकरी की बात करते रहे। महागठबंधन की सरकार में नौकरी मिला था, जो सपने दिखाए, उसके बाद तो बंद हो गए ना। उसके बाद नियुक्ति पत्र कहाँ मिल रहा है बिहार में किसी को? और जमीन पे सब बंद हो गया। बस तेजस्वी जी एक आए थे, उसके बाद अब नियुक्ति नहीं मिल रहा बिहार में किसी को। अरे क्यों बेवकूफ बना रहे चलिए, हैं? तो ये दिलचस्प बात है, ये दिलचस्प है। बिहार के युवाओं को पता है। हाल ही में हुए 4 सीटों के उपचुनाव के परिणाम को जहां सत्ता पक्ष जनता के संवेदनशीलता बता रहा है और दर्शा रहा है कि जनता सरकार के कामकाज से कितनी संतुष्ट है, तो विपक्ष ये आरोप कि सरकार जनता को ही बरगला रही है। बहरहाल आने वाले समय में और काम करना है और आगे चुनाव में भी जाना है, तो जनता सब साफ कर देगी। विपक्ष का आरोप और सत्ता पक्ष का जवाब जनता सब देख रही है, और सवाल हमने पूछा उसका जवाब भी हमने लिया। बहुत बहुत धन्यवाद हेमराज राम जी, मनीष पांडे जी और आरजू खान जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।